नमस्कार, मैं परविंद कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के बीच बीएड स्पेशल एजुकेशन के बीएड SE 06 का प्रकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व के वीडियो में हमने इंटेलिजेंस के बारे में समझा था कि इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी गहनता से विचार विमर्श किया गया था। चूँकि वीडियो के माध्यम से जो उसकी गूढ़ बातें थीं हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया था। उसी प्रयास के अनुक्रम में एक दूसरा प्रयास है कि आखिर में ये जो इंटेलिजेंस आया होगा, ये जो बुद्धि का प्रकरण आया होगा, उसको किसी न किसी एक सिद्धांत के रूप में विकसित करने का एक प्रकरण चला होगा और इस पर सबसे पहले किसने सोचा होगा, किस रूप में सोचा होगा, कैसे सोचा होगा और किस प्रकार से हम लोगों के बीच आया होगा। ये तो एक किताबी भाषा या फिर कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस के बारे में सोचने की भाषा है। अगर एज ए टीचर, एज ए स्पेशल एजुकेटर, एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स अगर मैं इस पर बातचीत करूं कि सेंटर में हमारा बच्चा है और उसके बाद मुझे उसके इंटेलिजेंस की बात करनी है, तो शायद इसी प्रकरण को ध्यान में रख करके अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों ने और तमाम शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने मिल करके एक थ्योरी विकसित करने का प्रयास किया कि हम आखिर में इंटेलिजेंस को किस रूप में देखें। तो इसी चीज़ को आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो थ्योरी बनी होगी वो कैसे बनी होगी। ये आउटकम है, आप पूरे प्रकरण के बाद आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि कैसे संभव है। और आज जो हम देखेंगे कि थ्योरी की दो परिभाषा, एक यूनिफैक्टर, एक टू फैक्टर, ये जो दोनों परिभाषाएं हैं वो किस रूप में और कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले तो हमने इंटेलिजेंस के बारे में जो बातचीत किया, उस इंटेलिजेंस की पूरी प्रकरण पर और पूरा बातचीत आपको स्क्रीन के माध्यम से शायद देख पा रहे होंगे कि हमने यही चीज़ पहले वीडियो में बताया था कि एबिलिटी टू लर्न, आपके सीखने की जो योग्यता है वही आपको डिसाइड करती है कि आप इंटेलिजेंस हैं या इंटेलिजेंस नहीं है। कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, जैसे हम कह सकते हैं कि मूर्ख कोई नहीं होता। किसी प्रकरण को, किसी कंटेंट को करने की योग्यता और किसी कंटेंट को न करने की अक्षमता, केवल यही दो आपको अलग करता है कि नहीं आप इंटेलिजेंस हो और आप इंटेलिजेंस नहीं हो। शायद इसी तरीके के जद्दोजहद में पहली जो इंटेलिजेंस की थ्योरी बनी वो यूनिफैक्टर बनी। और यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में ये कहा गया कि सब में एक कॉमन सेंस होता है। जो यूनिफैक्टर थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ बताने का प्रयास किया था, जैसे आप स्क्रीन पे देखिएगा कि हर चीज़ को हम अगर इसी तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करें तो शायद एक लंबी प्रक्रिया और एक लंबा समय लगेगा। लेकिन उस चीज़ को समझ करके आपसे साथ जब साझा करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी बातें समझ में आएंगी कि हाँ, जब हम यूनिफैक्टर की बात करते हैं कि एक कारक अगर सिद्धांत अगर बुद्धि का बना होगा तो किस रूप में बना होगा। सबसे पहले तो ये कहा सोचा गया होगा कि हर व्यक्ति एक समान है। कहा भी जाता है कि हर कोई एक समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर कहाँ होता है? उसके कार्य करने की क्षमता, उसके सोचने की क्षमता, उसका पहला एक्सप्रेशन, उसके किसी लोगों से जुड़ने की योग्यता, यही चीज़ व्यक्ति को अलग करता है। और उसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंस है। हर प्रकरण में, हर परिदृश्य में, हर जगह अपने आप को सेटल्ड कर लेता है। ये तरीके की तमाम चीज़ों को हम अपने आप में देखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि कॉमन सेंस, तो मतलब जो सब में एक हो वही, ये कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। ये पहली परिभाषा में बात कर रहा हूँ कि पहली थ्योरी जब बनी तो कहा गया कि इंटेलिजेंस मतलब वो जिसको खंडित न किया जा सके, जो एक है तो वो सब में है, बस केवल उपयोग करने और उपयोग न करने की क्षमता और उपयोग करने की योग्यता पर निर्भर करता है। लेकिन क्या उन्हीं चीज़ों को हम मान लें? एक समय का चक्र चलता गया, फिर उस पर शोध जारी रहा और एक समय के बाद आया कि नहीं, अब यूनिफैक्टर थ्योरी अब ये चलन में नहीं रहेगा। बुद्धि के कई खंड हो सकते हैं और कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उस समय के दरमियान इस थ्योरी को उसी पर रोक दिया गया या अस्वीकृत कर दिया गया कि नहीं, ये थ्योरी वहाँ क्या काम नहीं कर सकती। लेकिन जब उसकी गहराई को हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आखिर में वो थ्योरी काम कैसे कर रहा होगा और किस प्रकार से काम कर रहा होगा। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा कि जब कोई बच्चा पहला दिन स्कूल जाता होगा, चाहे बच्चा किसी पहला दिन किसी के घर जाता होगा या पहले बार किसी व्यक्ति से मिलता होगा, तो उसका जो हाव भाव, उसका जो एक्सप्रेशन, उसका जो एक अनुभव होता है वो शायद पूरी तरीके से उसके इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। जब हम किसी एक बच्चे को पहले दिन स्कूल छोड़ देते हैं तो अब उसका हाव भाव देखिएगा कैसा लगता होगा कि जो घर में लोगों के बीच रहता है, लोगों के बीच अपने आप को समाहित कर लिया रहता है, हर चीज़ को वो उसी तरीके से करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे वो स्कूल में जाता है
अब पूरा नया इन्वायरमेंट, नए लोग, नए बच्चे, हर तरीके का नया, और पहला दिन उसमें बच्चा जो एक्टिविटी करता है वो शायद अपने ही कॉमन सेंस पे काम करता है। उसको कहा जाएगा यहाँ जाओ, वहाँ चला जाएगा, ये कर दो, वो कर दो, चाहे जो उसको डायरेक्शन दिया जाएगा उस डायरेक्शन को फॉलो करने का प्रयास करता है पहले दिन। उसके बाद जब वो समझ जाता है कि नहीं अभी डायरेक्शन केवल हमारे लिए लागू होता है, तो उसकी एक्टिविटी बढ़नी चालू होती है कि नहीं अब मैं ये नहीं करूँगा तो स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये नहीं करूँगा तो वैसा नहीं करूँगा। ये तमाम प्रक्रियाएं तब होती हैं जब बच्चा उस इन्वायरमेंट में अपने आप को समाहित करने का प्रयास करता है और समाहित नहीं कर पाता है। तब ये समस्या आती है कि नहीं बच्चे में अब ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम से कैसे उभरा जाए। तो एक जो यूनिफैक्टर का एक बेस्ट उदाहरण आप स्कूल के माध्यम से देख सकते हैं। जब आप टीचर बन रहे हैं तो आपको ये अवसर हमेशा मिलेगा, हर साल मिलेगा कि नए बच्चे जब क्लासरूम में एंट्री लेंगे तो उनका जो हाव भाव होता है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे करना क्या और कैसे करना है। तो शायद उस समय हम ये समझ पाते हैं कि सबका कॉपरेशन और सभी लोग मिल करके अगर इस बच्चे की सहायता करें तो शायद वो अपने कॉमन सेंस के आधार पर अपने आप को समाहित कर लेता है। दूसरी चीज़ पर जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो एक हम देखते हैं कि अगर ग्लास में लिक्विड रख दिए और एक में ठोस रख दिए और उसको एक पाइप के माध्यम से ग्लास में डालना है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कौन ठोस या लिक्विड कौन सा ग्लास में गिरेगा। तो उसमें भी बच्चा कॉमन सेंस बताता है कि ये तो लिक्विड है, लिक्विड ही गिरेगा, ठोस तो गिरेगा नहीं। लेकिन ठोस को थोड़ा हम नीचे भी रखते हैं। मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि हम कुछ ऐसे प्रकरण पे बच्चे को सेट करना चाहते हैं ताकि बच्चा अपने कॉमन सेंस के आधार पर ये कहे कि नहीं ये पहले होगा और ये बाद में होगा। लेकिन क्या ये कहना संभव है? बच्चे को जब उतना हम फ्रीडम छोड़ते हैं, बच्चे को जब हम उतनी स्वतंत्रता देते हैं, तब हम ये कह पाते हैं कि नहीं हाँ बच्चा ये करने के लिए आतुर है। जबरदस्ती कोई काम करा लेना वो अलग इशू है कि नहीं तुमको ये करना ही है, तुमको ये करना ही पड़ेगा। इन दोनों शब्दों को हटा करके देखिए कि अगर बच्चा अपने आप ये काम को समायोजित या संचालित करने का प्रयास करता है और उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है, तो शायद निश्चित रूप से उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो बुद्धि है, वो शायद हम लोगों से विकसित है और वो विकसित हो रही है या विकासशील अवस्था में है। किसी भी मतलब ये हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि किसी बच्चे को हम किस प्रकार से उसको समायोजित करने का प्रयास करते हैं और कैसे उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तीसरे वाले में जब हम देखते हैं कि जैसे ही पहले दिन बच्चा जाता है तो बच्चे में क्या होता है कि अगर कोई हम टास्क देते हैं, तो अगर मान लीजिए मैथ का दे दिए, ड्राइंग का दे दिए, साइंस का दे दिए, सोशल साइंस का दे दिए, लैंग्वेज का दे दिए, तो बच्चा किस में रुचि दिखा रहा है। एक बच्चा होता है बहुत अच्छा ड्राइंग बनाएगा, एक बच्चा होगा कि मैथ बहुत अच्छा करेगा। पहले दिन की कल्पना करिएगा, पहले दिन हर बच्चे का पहला दिन है, तो अब उसमें सारे बच्चों का जब आप टेस्ट लेते हैं तब आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, ये बच्चा मैथ में अच्छा है, ये बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, तो ये बच्चा इस काम में अच्छा है, तो ये बच्चा इस काम में अच्छा। मतलब हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं उसी आधार पर कहते हैं कि नहीं बच्चे की इंटेलिजेंस जो क्षमता है वो बेहतर है, और ये सब में होती है, लेकिन उसके उपयोग करने की योग्यता पर निर्भर होता है कि कौन बच्चा कितना इसका उपयोग कर रहा है। तो ये हमारे यूनिफैक्टर की बात हुई, जो उस समय के लिए बहुत ही बृहद प्रचलन था कि ये जो हमारी थ्योरी बनी वो अभी इतना जल्दी नहीं कि हमने जो कह दिया कि ये यूनिफैक्टर बना और फिर तुरंत टू फैक्टर बन गया, नहीं। फिर उस पर कई सालों तक गहनता हुई, और गहनता से जब विचार किया गया और विचार करने के बाद जब ये होगा कि नहीं, जब आप कह रहे हैं कि बुद्धि की केवल एक खंड होता है, तो उन्होंने कहा नहीं बुद्धि के दो खंड होते हैं। ऐसा कहने वाला व्यक्ति स्पीयरमैन साहब हैं। अब सोचिए कि ये कैसे कहे होंगे। ये जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो दो लाइन में थ्योरी हमारी खत्म हो जाती है कि नहीं ये इन्होंने ये कहा और इन्होंने टू फैक्टर कहा, लेकिन वो एक फैक्टर से टू फैक्टर कहने की जो उनकी अध्ययन और अभ्यास और शोध की जो चरण है वो कितना गहराई से रहा होगा कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ये दो तरीके का हो सकता है, तो वो दो तरीके कहने का उनका उद्देश्य यही था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक समय वो एक अर्जित बुद्धि लेके प्राप्त होता है। मतलब वो जब जन्म लिया तो उसी समय वो डिसाइड हो जाता है कि बच्चे किस प्रकार का है। जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये जो हम लाइन उपयोग करते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो शायद उसकी एक्टिविटी, शायद उसके हाव भाव, शायद उसके किसी कार्य के प्रति जिज्ञासा, चाहे उसके जो अनुकरण की क्षमता, हम इसी आधार पर कह सकते हैं कि कहते हैं कि बच्चा ये क्रिकेटर बनेगा, ये बच्चा म्यूजिशियन बनेगा, ये धावक बनेगा, ये सिंगर बनेगा, कुछ भी हम कहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उसकी योग्यता को हम देखते हैं ना, तभी तो कहते हैं कि नहीं ये ऐसा बनेगा। अब जब ये ऐसा बनेगा
वो कब बनेगा। जैसे हमने देखते हैं कि बच्चों में अपने फिजिकल एप्रिसिएंस उसमें ज़्यादा होता है। बच्चा हाथ पैर डोलाता है, कुछ पकड़ेगा तो कुछ चीज़ फेंक देगा, किसी चीज़ को गेंद से मारेगा, पैर से मारेगा, तो हम एक एक एक्टिविटी करते हैं कि नहीं ये फुटबॉलर बनेगा, ये क्रिकेटर बनेगा, ये बहुत अच्छा सिंगर बनेगा, मतलब किस चीज़ में उसकी रुचि है। तो वो रुचि तो हमने पहली बार उस बच्चे में देख ली, लेकिन अगर वैसा वातावरण हम नहीं दे पाएंगे तो शायद क्या वो संभव है। आप बहुत अच्छे धावक हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो क्या आपको न कभी फील्ड भेजा जाए न कभी आपको दौड़ाया जाए, तो क्या ये संभव है कि आपको जांचा जा सके कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे धावक हैं। तो यही प्रकरण को स्पीयरमैन साहब ने निकालने का प्रयास किया कि आप जो यूनिफैक्टर करें कि बुद्धि की केवल एक ही खंड होते हैं, उसमें केवल एक ही योग्यता होती कॉमन सेंस वाली, नहीं, उसमें भी दो खंड हो गए कि आप एक जो जी फैक्टर, इन्होंने दो भागों में बांटा, एक जी फैक्टर एक यस फैक्टर। तो जी फैक्टर कहें कि ये बच्चा अर्जित करता है, कोई भी बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो अपना जी फैक्टर लेकर आता है, लेकिन उसके जो एस स्पेसिफिक फैक्टर जो होते हैं, एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, तो स्पेसिफिक फैक्टर उसके वातावरण से समायोजित होते हैं कि बच्चे के अंदर योग्यता है और उस योग्यता को उसका वातावरण कैसे उसको समाहित करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आपको कभी फील्ड में चाहे कि कोई भी मैच में खेलने ना दिया जाए, केवल ये कह दिया जाए कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। जैसे सचिन को आप घर में बैठा दीजिए, भाई उनके में क्रिकेट के प्रति लगाव जिज्ञासा सब कुछ है, लेकिन उनको घर में बैठा दीजिए, तो क्या आज हमारे बीच जो सचिन तेंदुलकर दिखते हैं, क्या वो कभी हमारे पटल के बीच आते, अगर वैसा मौका उनको नहीं मिलता तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि आपके अंदर वो योग्यता वो क्षमता विद्यमान है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए आपको वैसा वातावरण देना पड़ेगा, तभी होगा। जैसे लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाना गाती हैं, उनके बारे में आप पढ़िएगा तो शायद ये थ्योरी आपको समझ में आएगी कि हाँ ये थ्योरी उनके ऊपर बहुत अच्छा लागू होता है। आशा भोसले को उनके पिताजी ने सिंगर बनाने के लिए सारे गाइड लगा दिए थे कि ये म्यूजिक टीचर सब कुछ लगा दिए थे, लेकिन इनके लिए नहीं लगाए थे, लता जी के लिए। तो लता जी केवल अपने सुनते 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 भाई जिज्ञासा तो थी कि नहीं मुझे भी सिंगर बनना है। जब एक ऐसा प्रकरण आया कि जिस पर आशा जी को सिखाते सिखाते वो उनके जो टीचर्स थे कहे कि अरे तुम नहीं सीख पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तो उसी प्रकरण को लता जी ने कहा कि सर मैं सुनाऊं, तो कहें कि इसको मैं इतने दिन से सिखा रहा हूँ, वो नहीं सीख पा रही है और तुम कभी क्लास में आई नहीं, तुम कैसे बता पाओगे। बोले कि नहीं मैं दरवाजे के पीछे से सुनती थी, आप लोग के गाने बहुत अच्छे लगते थे तो मैं प्रयास करूँ। वो प्रयास की तो उसी समय से फिर उनका एक दौर चलना चालू हो गया और आज हमारे बीच लता जी के तमाम लोग फैन हैं। तो वो चीज़ आया कैसे, आप में अर्जित योग्यता तो है, आप बहुत अच्छे सिंगर जन्म लिए हैं, लेकिन जब हम उसको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो शायद हम उन चीज़ों को समाहित नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि जो टू फैक्टर थ्योरी है, एक जी और एक एस। तो जी तो अर्जित है, लेकिन जो एस है वो आपको हर समय विद्यमान कराता है कि नहीं आपको कैसे और किस रूप में वो मिलेगा। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देखिएगा कि जो जी फैक्टर है वो आपने जन्म लेके ले लिया, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसके लिए स्पेसिफिक होना भी चाहिए, और वो प्रक्रिया तब आएगी जब आप समझते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ होगा कैसे। तो आप जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे आप चित्र के माध्यम से देखिएगा कि जी आपका एकदम सेंटर में है और उसी के इर्द गिर्द पूरा आपका एस फैक्टर एक्टिव रहेगा कि आप चाहे वर्बल में हो, म्यूजिक में हो, स्पेस में हो, स्पेशियल हो, जो भी आपकी योग्यता है, अब अगर उस प्रकार की योग्यता आपको मिल रही है तो उस प्रकार की योग्यता में आप अपने आप को समाहित कर लेंगे और आप अपने आप को उस तरीके से ही जोड़ने और उस तरीके से ही प्रयास करने का, उस तरीके से ही अपने आप को संचालित करने का प्रयास करेंगे कि आपकी योग्यता किस प्रकार की है, और आपकी योग्यता ही आपके इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। तो ये तो जैसे इस पे ऐसा नहीं कि केवल दो ही थ्योरी बना, ये तो एक प्रकरण था कि हमने पहले एक करे फिर दूसरे पे चलेंगे, लेकिन ये जो क्रम है, ये जो चलने का क्रम था कि जो जी यूनिफैक्टर और टू फैक्टर जो थ्योरी है वो इंटेलिजेंस को किस प्रकार से बांधने का प्रयास किया और कैसे इस बांध करके ये बताने का प्रयास किया कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो एक थ्योरी के रूप में किस प्रकार से काम करेगा। जैसा हमने बताने का प्रयास किया कि इस भाई जो यूनिफैक्टर थ्योरी था वो केवल कॉमन सेंस पे बात करता था कि नहीं बच्चे में ये योग्यता है तो ये सब में है,
और इसको कभी खंडित नहीं किया जा सकता है, नहीं कि इसका दूसरा रूप हो सकता है। लेकिन जब उसके उपयोग की, जब उसके हम कार्य की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, इसके और भी खंड हो सकते हैं और इसका कई उपयोग हो सकता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उसी प्रकार से हमारे पास थ्योरियाँ का विकास होता गया। आज हमने इस प्रकार के माध्यम से दो थ्योरी को देखने का प्रयास किया, यूनिफैक्टर और टू फैक्टर। और इसके बाद जब हम देखने का प्रयास करेंगे कि और इसके कौन कौन सी थ्योरी है, तो अगले प्रकरण में हम आपको अन्य थ्योरी के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने जो देखा कि थ्योरी के दो सिद्धांत, यूनिफैक्टर और टू फैक्टर। आप इसको थोड़ा सा जोड़ करके और भी देखने का प्रयास करिएगा और भी पुस्तकों का अध्ययन करिएगा कि नहीं, आखिर में ये जो बातें कही गई हैं दोनों से कितना कोरिलेट है। किसी भी थ्योरी को जब आप कोरिलेट करके देखेंगे तब आपको दूसरे की महत्ता और पहले की प्रासंगिकता दोनों समझ में आएगी। अगर आप किसी एक थ्योरी को नकार नहीं सकते हैं और किसी एक थ्योरी को टोटली स्वीकार नहीं कर सकते, हर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आधारभूत संरचना है। अगर यूनिफैक्टर थ्योरी नहीं आया होता तो शायद टू फैक्टर थ्योरी के बारे में स्पीयरमैन साहब सोचने में अक्षम होते, लेकिन उन्हीं यूनिफैक्टर के आधार पर टू फैक्टर, थ्री फैक्टर और तमाम थ्योरियां बनी और इस तरीके से हम बुद्धि के बारे में सोचें। अगर दोनों को मैं निचोड़ आपसे बात करना चाहूँ तो किसी भी प्रकरण को आप सेंटर में हमेशा बच्चे को रखिएगा। ये जितनी थ्योरियां थी, जितनी लर्निंग वगैरह जितने हुए, किसी प्रयोग दूसरे पर हुए, लेकिन इम्प्लीमेंट मनुष्य पर होता है। तो आपको उस हिसाब से ही सोचना पड़ेगा कि नहीं, क्या वो पूरे हुबहू उन बच्चों के लिए हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। और जब बात दिव्यांग जनों की आती है तब उसमें तो और सतर्कता रखने की जरूरत होती है कि ये तो हम केवल सामान्य बच्चों की बात करें कि यूनिफैक्टर, टू फैक्टर और तमाम थ्योरियां, लेकिन जब बच्चा दिव्यांग होता है ना तो उसकी चुनौतियां ही उसकी समस्या बन जाती है कि नहीं, ये अब कैसे। अब भाई बच्चे में पूरी क्षमता विद्यमान है, वो दौड़ने का खूब इच्छा रखता है, लेकिन आर्थोपेडिक है। तो जब हम देखते हैं कि अपने तमाम पैरा ओलंपिक में इस तरीके के जो परफॉर्मेंस बच्चे करते हैं तो उनको अलग से तकनीकी सहायता और अलग से एक्सपीरियंस की जो सहायता मिलती है, तो शायद बच्चे की जो आंतरिक क्षमता है वो उभर के सामने आती है। तो हमें इस प्रकार से बच्चों को देखना पड़ेगा। और जब बच्चा दिव्यांग होगा तो शायद जो आप बारे में सोच रहे हैं, शायद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, एज ए स्पेशल एजुकेटर आपकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है कि अब हमें इस बच्चे की तो पहले एक दिव्यांगता चुनौती है और उस दिव्यांगता को नज़रअंदाज करते हुए उसके अंदर जो क्षमता विद्यमान है उस क्षमता को हमें आगे बढ़ाया जाना कैसे होगा और उस क्षमता को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, शायद ही हम लोगों को आपस में मिल करके और बच्चे से आपसी समायोजित करते हुए बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के प्रकरण में बस इतना ही और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रकरण में यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।